शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है। अब दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, किस टारगेट के साथ खर्च करते हैं, किनकी संगत में खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मैं मेरे शरीर की ऊर्जा गलत कामों में बर्बाद नहीं करता हूं। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बुराई करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बुराई करना, बीजेपी, कांग्रेस की बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, फालतू किसी से नाराज होकर बैठना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, मैं इन गंदे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। आज से मैं करोड़ों लोग हैं, मेरी टीम में भी 7 लाख से ज्यादा लोग हैं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अगर कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, मैं 5 मिनट बाद वैसे ही हो जाता हूं। मैंने सीखा है, सुना है, जब भी किसी इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा आना जिंदे होने की निशानी है, लेकिन गुस्सा 5 मिनट से ज्यादा किसी भी इंसान के पास रहता नहीं है। 5 मिनट में गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, बाद में शुरू होती है एक्टिंग, और कई लोग वो एक्टिंग सप्ताह, महीना, सालों लंबी चला देते हैं। मेरे को भी गुस्सा आता है, मान लो इस बहन और मेरे बीच में कुछ होटो, कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे को भी गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही 5 मिनट में शांत होता हूं मैं मेरे दिमाग में प्री जज नहीं करता कि गलती किसकी है। मैं वैसे वकील हूं, मैं जज नहीं हूं। मैं प्री जज नहीं करता हूं कि गलती इसकी है कि मेरी है। मैं सीधा माफी मांग लेता हूं। और ये मैंने छोटे छोटे बच्चों से सीखा है जो आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो तुरंत बोलते हैं पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मैं माफी मांग लेता हूं, मैं उसको याद नहीं रखता हूं। आज के तारीख में मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं। मैं दुनिया को देखता हूं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, महीनों तक बात नहीं करते, उधर मुंह घुमा के सो रहा है, एक उधर मुंह घुमा के सो रहा है। उस महीनों में बच्चों में क्या संस्कार गए, उस बीच के महीने में मां बाप पे क्या गुजरी। हेलो, लेकिन माफी नहीं मांगते लोग, माफ नहीं करते। पत्नी सोचती है मैं बड़ी, पति सोचता है मैं बड़ा, अपलाइन सोचता है मैं बड़ा, डाउनलाइन सोचता है मैं बड़ा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दबाने का प्रयास करते हैं, और दिमाग में प्लानिंग करते हैं कैसे दबाऊं। मैं वो प्लानिंग नहीं करता हूं, सीधा सा मैं छोटा बन जाता हूं। दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट में करता नहीं। मोबाइल तो मेरे पास 2 है, दोनों की कीमत 3 लाख से ऊपर है। ये अकेला 2.25 लाख का है, लेकिन मुझे इसमें 2, 4, 5 बटन दबाने आते हैं। मुझे इनका ऑपरेशन करना नहीं आता। लेकिन एक गली के टपोरी को, जिसकी 3000 कमाई नहीं है, बाप के टुकड़ों पे पलता है, वो पूरे दिन इसमें घुसा रहता है। मेरे को इनका ऑपरेशन करना नहीं आता। मैं मेरी फोकस, मेरा ऊर्जा, मेरी ताकत काम पे लगाता हूं। इसलिए इस आदत के कारण मैं आज 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, मैं आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का इंसान। मेरा ऐसा मानना है, किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं होता है। किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं होता है। यह समाज के कमजोर, निकम्मे और असफल लोगों के बनाए हुए शब्द है। ऐसे शब्द ही नहीं होते दुनिया में। ये हमारे कमजोर, निकम्मे, असफल लोगों के बनाए हुए शब्द है। जब एक आदमी किसी भी काम में अपनी गलतियों की वजह से जब फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो अपनी गलतियों का ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग करता है। आपको समाज में कई लोग मिलेंगे, वो ये बोलेंगे मेरे मां बाप खराब है, मैं इसलिए फेल हो गया। तो मैं दुनिया में आपको ऐसे लोग बताऊंगा जिनके पैदा होते ही मां बाप मर गए और आज वो कामयाब है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा जीवन साथी खराब है, मैं इसलिए फेल हो गया। कई लोग बोलेंगे मैं अनपढ़ हूं, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। कई लोग बोलेंगे मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा टाइम खराब है। ऐसे शब्द होते ही नहीं है। एग्जाम्पल, वो एक बच्ची बैठी है बीच में, उस बच्ची ने 10वीं क्लास बैठी नहीं है, ऐसे ही बोला
आप घूम के देख लो, बेटी कुछ नहीं। वो बच्ची ने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया और रिजल्ट आया फेल। जैसे ही रिजल्ट फेल आता है 70% घरों में एक ही जिक्र होता है, किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है, स्कूल खराब है, टीचर खराब है, सिलेबस खराब है, एग्जामिनर खराब है। कुछ भी खराब नहीं है, उसकी खोपड़ी खराब है। 2 गाल के नीचे लपाट मार के उसको किताब पकड़ाने की जरूरत है। मेरी गारंटी है, गाल के नीचे लपाट मार के किताब पकड़ा दो, अगले साल फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। लेकिन ये गाल के नीचे लपाट मारना, ये विधि 40-50 साल पहले थी, आज पुरानी हो गई है। ये जो सफेदवादों वाले बैठे हैं ना, जब ये कोई गलती करते थे ना, इनके माँ बाप लपाट मारते थे और ये किताब उठा लेते थे या काम को सही कर देते थे। क्यों? उस टाइम सहनशीलता थी, रिश्ते थे। आज के तारीख में चपाट मारोगे तो भैया बच्चे घर से भाग जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि नस्लें कमजोर हो गई है। तो चपाट वाली विधि तो पुरानी हो गई। आज के तारीख में टीचर भी चपाट मारे तो जेल हो जाती है भैया। तो भैया उनको मोटिवेट करो, अच्छा माहौल दो। बल्कि ज्योतिषी को हाथ दिखाने से और पंडित जी को प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर मंदिर में घंटी बजाने से बच्चे टॉप करते हो, मंदिर में घंटी बजाने से अमीरी आती हो, तो हिंदुस्तान के सारी पुजारियों के बेटे मेरिट में आते हैं। यस या नो? घंटी तो हमसे ज्यादा बजाते हैं ना भैया साहब। मेरा ऐसा मानना है, आपकी कितनी भी खराब किस्मत है, कितनी भी खराब किस्मत है, आप बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करो, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। और आपकी कितनी भी अच्छी किस्मत है, आप गलत लोगों की संगत, गलत संस्कार पकड़ लो, मेहनत मत करो, आपका विनाश हो जाएगा। हेलो, मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। 1-2 चीज हो, हिंदू समाज में महिलाओं को या लड़कियों को लक्ष्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो जितनी भी मेरी बहनें बैठी है, ध्यान से सुनना। आज घर जाना और बहन लक्ष्मी की फोटो देखना। लक्ष्मी की फोटो ऐसे होती है, हाथ से पैसा निकल रहा है, सोना निकल रहा है। तुम्हारा हाथ कैसे है? जब तुम पैदा हुई थी मां बाप से मांगती थी, जब तुम्हारी शादी हो गई तुम पति से मांगने लगी, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी औलाद से मांगोगी। मांगने वाले को क्या बोलते हैं? पर इन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला। इन्होंने आपको भिखारन बोला है बहन, मारना बाहर जाके। यानी हम भिखारी पैदा हुए, भिखारी जिंदा है, भिखारी मर जाएंगे। हेलो, बस एक तो वो गली का भिखारी होता है, वो किसी से मांग लेता है। कुछ भिखारी हमारे घरों में, कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई माँ बाप से मांग रहा है, कोई औलाद से मांग रहा है। और कई तो इतने निकम्मे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, तो पता है क्या बोलते हैं? हे भगवान, मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, दे दे। इंटरनेशनल भिखारी। कोई ऐसा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा देखा है जिसमें दान पेटी नहीं हो? तो भगवान जी तो बेचारे खुद मांग रहे हैं, तुम्हें क्या दे देंगे? हेलो हेलो साहब, ये बहनें क्यों? हमारे बीच में कई ऐसे जेंट्स बैठे हैं जिनकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल है और अभी बाप के टुकड़ों में पलते हैं साहब। हेलो, मेरा एक साला है, इंडिया टॉपर है, आज से 9 साल पहले यूएस से पढ़ने के लिए भेजा है, एमबीए करने के लिए। वहां का खर्चा बताया था 45 लाख। वर्ल्ड का 6 नंबर का कॉलेज है, वर्जीनिया कॉलेज, उसका टॉपर रहा है अभी तो। वहां का खर्चा बताया था 45 लाख। 9 लाख कागज कार्रवाई में लगा था, 36 लाख 2 सालों में देना था। यहां से वो जैसे ही गया, वहां पे जैसे ही लैंड किया, वहां के अधिकारियों ने कागज कार्रवाई चेक करी और एक सवाल पूछा। मेरे साले की उम्र उस टाइम 24 साल थी। एक सवाल पूछा कि नरेश, ये बच्चे हुए 36 लाख कहां से आएंगे? अब जो इंडिया से बच्चा जाता है वो क्या बोलेगा? पिताजी, मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, भी अक्टूबर में रिटायरमेंट हुआ है। मेरे साले ने जवाब दिया कि मेरे पापा अधिकारी है, वो भेजेंगे। सामने के अधिकारी ने पता है क्या बोला? लोकल भाषा में, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। सामने के अधिकारी ने बोला, तुम इंडियन लोग माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ोगे? और बताओ, इंडिया में माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ा जाता है? दुनिया में जितने विकसित देश है ना,
18 साल के बाद बच्चे माँ बाप से पैसे नहीं लेते। बुढ़ापे में माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी दान करके जाते हैं साहब। हमारे भारत में अगर बाप 100 साल का भी मरे ना तो औलादे तलाशी लेती है, कोई कान नाक में बच तो नहीं गया। हमारे 60% बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, खुद कमाने का नहीं सोचते हैं साहब। हेलो, मैं उम्मीद करता हूं आज मेरी बात ध्यान से सुनोगे और बहन कम से कम आज के बाद भीख नहीं मांगने। माफी चाहूंगा मैं। दुनिया में जितने जीव जंतु है नजर उठा के देखो, कोई कुत्ता देखा है जो पति के टुकड़ों पे पलता हो? कोई गधा देखा है जो माँ बाप के टुकड़ों पे पलता हो? कोई मच्छर मक्खी देखा है जो बीजेपी कांग्रेस के दम पे पलता हो? लेकिन इंसान, हेलो मेरा भारत महान, आज मेरी बात ध्यान से सुनना है और कम से कम आज के बाद अपना पेट खुद भरना है। हिंदुस्तान के 60% घरों में टट्टी घर सरकार को बना के देना पड़ा है। हम अपने अंगड़े मूतने की जगह नहीं बना सकते। और गांव में कई तो बोलते हैं हमारा टट्टी घर सरपंच और प्रधान खा गए, साला खाने के लिए टट्टी घर मिला। विश्वनाथ जी बुरा नहीं मानना भाई, कहां बैठे हो? बुरा नहीं मानना भाई, ऐसे गांव में बोलते हैं ना विश्वनाथ जी। हेलो, तो आज मेरी बात ध्यान से सुनना है, यस या नो? एक बार ताली बजा दीजिए। एक चीज और बोलना चाहूंगा, मेरी कुछ बातें बुरी लगेगी, मेरी बात तो सच्ची होगी लेकिन आपको बुरी लगेगी, तो मैं पहले माफी मांग लेता हूं, जाते टाइम फिर माफी मांगूंगा। मैं बोलूंगा दारू मत पियो, लेकिन जो थैली मार के बैठा है उसको तो बुरी लगेगी ना। मैं बोलूंगा दूसरी बहन बेटी के साथ चक्कर नहीं चलाओ, लेकिन जो चक्कर चला के बैठा है उसको तो बुरी लगेगी ना। तो मेरी कुछ बातें बुरी लगेगी, मैं पहले माफी मांग रहा हूँ, जाते टाइम फिर माफी मांगूंगा। बुरा मानना मत, ताकि मैं खुल के बोल सकूं। खुल के बोलूं ना, परमिशन? एक बार ताली बजाइए। परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम जयनारायण हुआ, मैं राजस्थान में श्री गंगानस का रहने वाला हूं, पाकिस्तान की बॉर्डर से 80 किलोमीटर इधर। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। खेती हमारी अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। हमारे खेत में औसतन लगभग 40 प्लस लेबर काम करती है, सीजन में 250-300 लेबर काम करती है। हमारे खेतों में करोड़ों की फसल होती है साहब। यानी ये मैंने इसलिए बता दिया कि मैं पैसे से ठीक कर सकूं। मैं आज से नहीं करता तो भी मेरी जिंदगी बढ़िया चलती। परिवार में 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में BSc LLB हूं। बताने को मैं एडवोकेट वकील की डिग्री मेरे पास है। नौकरी के लिए मैंने एग्जाम दिया नहीं, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया, और एग्जाम दे देता तो मेरा नंबर आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई में कोई होशियार नहीं था। मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है 15 मिनट बाद मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैंने क्या लिखा है। तो इसलिए जो लिखूं साथ साथ समझते जाना, बाद में पलट के मत पूछना। आज से 21 साल पहले मेरी शादी हुई 6 जून 2002 को। मेरी घरवाली का नाम मंजू है। मैं BSc LLB हूं। मेरी घरवाली पढ़ाई में BA LLB MM BEd है, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। शादी के बाद दोनों लोग श्री गंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। उसी दौरान ये RCM मिल गया। पिछले 21 सालों से RCM की संगत कर रहे हैं, RCM को सीख रहे हैं, RCM को जी रहे हैं। जब RCM का प्लान मुझे बताया, मैं कोर्ट के अंदर था, हम 8 वकील बैठे थे, 8 को प्लान बताया। 7 लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया। मैंने ज्वाइन किया, इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। जब इस सिस्टम में शुरुआत में काम करते हैं तो इनकम नहीं आती है। यस, इनकम नहीं आती है तो घर का माहौल टाइट हो गया। और शुरुआत में जब आदमी ज्वाइन करता है तो नया नया जोश ज्यादा होता है, वो पूरे दिन जय RCM गुड RCM करता है, और घर पे भी बोर्ड पे प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करता है। यस या नो? मैं भी ऐसा ही था। तो इनकम आई नहीं, पहले महीने 0, दूसरे महीने 0, तीसरे महीने 0। तो मेरे माँ बाप भाई बहनों ने मेरी क्लास लगाई कि ये कौन सा धंधा कर लिया। अगर धंधा ही करना है तो बिजनेस कर लो, फैक्ट्री लगा लो, नौकरी कर लो, वकालत कर लो, खेती कर लो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो, ये गांव गांव भीख मांगते घूम रहे हो, ऐसे मेरे को डांटते थे। लेकिन मुझे ये सिस्टम समझ में आ गया था, मैं लगा रहा। वकालत करने के लिए शहर में रहता था मैं और मेरी वाइफ,
तो घर पे भी माहौल खराब हो गया। मेरी घरवाली भी मेरे को समझाती थी, हर पत्नी को लगता है कि मेरा पति भोला है, मेरा पति सीधा है। हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा सीधा है। यस या नो भाई? इसको कोई भी ठग लेता है। तो मेरी पत्नी भी समझाती थी। घर में माहौल ज्यादा टाइट हो गया तो मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया। मैंने कहा रोटियां नहीं मिल रही भाई, काई का RCM है। तो मेरी अपलाइन ने बोला कि तेरी घरवाली पढ़ी लिखी है, इसको उठा मीटिंग में ले आ। मैं घरवाली को एक मीटिंग में लेके गया। उस मीटिंग से फायदा यह हुआ कि मेरे को टाइम पे रोटियां मिलने लग गई। आज जितने भी लोग फैमिली सहित आए हैं, मेरी गारंटी है आज से आपको रोटियां टाइम से मिलेगी भाई। चौथे महीने मेरी इनकम आई 885 रुपया, और उस टाइम डाकिया चेक लेके आता था। पहला चेक आता है, बहुत खुशी मिलती है। यस, धीरे धीरे प्रयास किया। 2 साल से मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी पे पहुंच गया। रॉयल्टी की इनकम 22-23 हजार रुपए आई। जब 22-23 हजार का चेक आया तो उस दिन मैं घर पे नहीं था, मैं फील्ड में था। वो डाक जो आई, वो डाक मेरी घरवाली ने खोली, अंदर 22,478 का चेक था। तो मेरी घरवाली खुश। मैं शाम को आया, उस दिन 2 सब्जियां बनी थी और मामला खुश। वैसे मेरे घर में एक ही सब्जी बनती है, गांव का रहने वाला हूं मैं। यस, तो मामला खुश। मैंने कहा क्या हुआ? बोले RCM का चेक देखो आपका। मैंने कहा बढ़िया, बधाई हो। तो बोले मैं भी RCM करूं। यानी घर वालों को कब समझ में आएगा पता है? या तो उनको मीटिंग में ले जाओ, बड़े फंक्शन में ले जाओ, या फिर कड़ी मेहनत करो, बड़ा चेक निकालो। घर वालों को इनकम समझ में आती है भैया। हेलो, तो मेरी घरवाली बोलती है मैं भी करूंगी। तो मैंने कहा करो। एक काम मैंने बढ़िया किया था, अभी सरवण जी ने हिंट किया तो मेरे को याद आ गया। जब मैंने RCM शुरू किया तो मैंने पहली ज्वाइनिंग घरवाली की फंसा दी थी। पहली ज्वाइनिंग घरवाली की लगाई थी। जब मेरी रॉयल्टी आई तो घरवाली की एक लेग में 3.5 लाख का काम हो चुका था। अब मेरी घरवाली बोलती है मैं भी करूंगी। तो घरवाली ने काम शुरू किया, उसकी रॉयल्टी पहले महीने ही आ गई थी। इसमें 2 मैसेज है। मेरी रॉयल्टी आने में 2 साल लगे, मेरी घरवाली की रॉयल्टी पहले महीने आ गई। 2 मैसेज क्या है? फैमिली सहित काम करोगे तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। दूसरा, अगर आपको RCM समझ में आ गया तो 18 साल से बड़ी उम्र के घर में जितने लोग हैं उनकी ID फंसा के छोड़ दो। पता नहीं कब किसको समझ में आएगा। जब भी समझ में आएगा अपनी दूसरी लेख खोलेगा और शुरू हो जाएगा भैया। यस, अब मेरी घरवाली ने शुरू किया तो उस टाइम बड़ा चैलेंज था। उस टाइम में महिलाओं के कपड़े नहीं आते थे RCM में, और हमारे राजस्थान थोड़ा पिछड़ा हुआ है संस्कारों विचारों में। हमारे वहां पे पर्दा प्रथा घूंघट होती है। मेरी घरवाली जब पहली मीटिंग में गई तो वहां पे 500 जेंट्स थे, महिला एक ही थी, मेरी घरवाली। सब लोग मेरी घरवाली को ताड़ रहे थे कि ये कहां से आ गई आज। मीटिंग में महिलाएं नहीं आती थी उस टाइम, और मीटिंग अच्छी रही। वो शाम को मेरी घरवाली घर आके बोलती है मैं तो नहीं कर सकती। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जेंट्स थे 500, महिला एक ही थी, सारे लोग मेरे को देख रहे। नंबर 2, जो आपके गुरुजी आए थे ना, BC छाबड़ा जी, उन्होंने ये बोला कि RCM का कपड़ा पहनना पड़ेगा। अब लेडीज कपड़ा आता ही नहीं है तो मैं क्या पहनूं, इसलिए मैं नहीं कर सकती। मैं 1-2 महीने में थोड़ा शरारती रहा हूं, जूडो कराटे का प्लेयर रहा। तो मैंने 1-2 घंटे सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक शरारत आ गई। मैंने उसको बोला अंदर से कैंची ला। वो कैंची लाई, मैंने उसके बाल काट दिए। इतने लंबे बाल थे, मैंने उसके बाल काट दिए। बोले ये क्या पागल हो तुम? मैंने कहा पागल हो। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा इसके 2 फायदे। बोले क्या? मैंने कहा नंबर 1, तू ये साड़ी ये घाघरा लुगड़ा छोड़ दे, तनी तो ढकना है। कल तेरा पैंट कोट टाई सिलवा देता हूं, तू पैंट कोट टाई लगाना शुरू कर। इसके 2 फायदे। उसने कहा क्या? मैंने कहा पहला, जब मीटिंग में जाएगी ना तो 70% को तो पता ही नहीं चलेगा कि लेडीज है जेंट्स है। साला एक को ताड़ना बंद हो जाएगा। यस या नो? यस। उसके 2004 से लेके 2009 तक मेरी घरवाली के इतने बड़े बाल थे, दोनों के हमारे बराबर ही साथ में कटिंग कराते थे। यस। नंबर 2, ये साड़ी सुड़ी RCM में आती नहीं है तो RCM तू पहनेगी क्या? पैंट शर्ट टाई तो RCM में आती है, पैंट शर्ट टाई लगा। तो दोनों ने शुरू कर दिया। उसकी रॉयल्टी पहले महीने आ गई। उसको कार मोटरसाइकिल घर में जो भी था वो सिखा दिया। दोनों काम करने लगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। हमारा एमराल्ड साथ में आया, स्टार एमराल्ड साथ में आया। फिर बच्चे हो गए, उसकी थोड़ी बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं।
मेरे नाम से जो इनकम आती है वो 4 से 8 लाख आती है। मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है, उसकी जो इनकम आती है वो 2.5 से 5 लाख के बीच में। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहते हैं और इस आरसीएम बिजनेस से बहुत कुछ दिया है साहब। आज मेरे घर में 7 गाड़ियां इस टाइम आरसीएम की इनकम से चल रही है साहब। मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना नहीं आता। पिछले 17 सालों 18 सालों में मेरी घरवाली ने कभी झाड़ू पोछा बर्तन साफ नहीं किया है। क्यों? झाड़ू पोछे वाली 1000 रुपए में किराए पे मिलती है और मेरी घरवाली 1000 रुपए की है। हेलो, माफी चाहूंगा, मेरी बात कड़वी लगेगी। मैं जब शादी करने गया था ना, मैं ऐसे नाचते गाते गया था। गाना चल रहा था, मौसम बेईमान है, आने वाला तूफान है। बताओ, एक बात बताओ, जीवन साथी लेने गया था या काम वाली बाई? जीवन साथी। यस या नो? आप क्या लेने गए? तो आप तो बर्तन उठवा रहे हो, झाड़ू पोछा करवा रहे हो। यस या नो भाई? यस। मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन नहीं आता साहब, पर साहब पैसा 2.5 से 5 लाख के बीच में कमाती है और 2.5-5 लाख में कई काम वाली मिल जाती है भाई। यस या नो? यस। जब मैं आरसी में शुरू हुआ था ना, मेरे दोस्त लोग जो थे, मेरे गांव में जो लोग थे, मेरे रिश्तेदार, वो मेरी मजाक करते थे। लेकिन आज अंतर बताऊं कितना है। जब नई शादी होती है ना, तो पीछे बहू आती है, पीछे घरवाली आती है। उस लड़की की चाल देखना कभी। जब आपकी शादी हुई थी ना, आपके ससुर जी ने पाल पोस के 20 साल की लड़की आपके पीछे विदा करी थी। उसकी चाल देखना, वो ऐसे चलती है, कभी नागिन की तरह, कभी हिरणी की तरह। यस या नो? लेकिन हम लोग बर्तन मंजवा के, झाड़ू लगवा के, गोबर उठा के उसकी चाल ही बिगाड़ देते। 15-20 साल बाद उसको चलाओ ना, तो साला ऐसे चलती है जैसे रोडवेज बस चलती है। ये आपकी बिहार रोडवेज नहीं चलती, कभी वैसे चलती है। अंतर बताऊं, मेरी घरवाली आज भी सीधी चलती है। हेलो, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसका पति मेहनत करता है भैया, दारू बीड़ी पुड़िया पे टाइम बर्बाद नहीं करता भैया। आज मैं जयपुर में रहता हूं। आज मेरे 8 मकान है, 2 गुड़गांव में है, एक जयपुर में, एक सूरतगढ़ में, गांव में, 4 जगह खेती है वहां पे। ये जो आपने गुलदस्ता दिया, धन्यवाद, ये मेरे को रोज ही मिलता है साहब। हेलो, मैं इस बिजनेस की वजह से स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं। आज से 20 साल पहले मेरे गांव में लोग मेरा नाम आरसीएम रख दिया। लोग मेरी मजाक करते थे। मैं जब गांव में जाता था ना, तो गांव वालों के 10-15 दिन का मनोरंजन हो जाता था कि आरसीएम आ रही है, आरसीएम जा रही है। लेकिन आज अंतर बताऊं, जो लोग मेरी मजाक करते थे ना, आज उनकी माएं खेतों में धक्के खाती है। किसान है तो किसान का काम खेतों में होता है, उनकी माएं खेतों में धक्के खाती है। मेरी मां अब तक 12 बार फ्लाइट में चढ़ चुकी है। हेलो हेलो, मेरी मां पिछले 18 सालों से कभी रोडवेज बस या सिंपल ट्रेन में नहीं चढ़ी है। मेरी मां 20-30 लाख की कार से चलती है। लोगों की माएं धक्के खा रही है जो मेरी मजाक कर रहे थे। ये इतना अंतर इस आरसीएम ने दिया है। मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं साहब। अभी मेरा बड़ा भाई, बड़ी भाभी, एक मेरी बुआ 15 दिन की अभी यात्रा पे है और सब जगह फ्लाइट से गए हैं साहब। हेलो, ये सारी चीजें आरसीएम ने दी है साहब। और ये मैंने जितने भाई को बता रहा हूं ना, भाई मेरे को 12 करोड़ 1 नंबर की इनकम आई है, तो मैंने कुछ तो किया ही होगा। यस या नो? जब इनकम आपको आएगी तो आप भी गाड़ी घोड़े घर बनाओगे, ये कोई नई बात नहीं है साहब। यस या नो? यस। लेकिन इसके अलावा क्या मिला वो बताऊं। ये जो आरसी में पैसा आता है, शायद कोई बता रहा था अभी, शायद ये कार में चल रहे थे तो ये इनके मोबाइल में कोई आवाज आ रही थी, शायद इधर कोई प्लान दिखा रहा था। वो बोल रहा था कि आरसी में पैसा तो भूसा है, ऐसा बोल रहे थे, आवाज मैंने सुनी थी। यस या नो? तो पैसा तो आएगा ही आएगा। आज मेरा महीने का टर्नओवर जाता है 5 करोड़ से ज्यादा। 5 करोड़ से ज्यादा। अगर सेलिंग प्राइस की भाषा में बताओ तो मेरा 10 से 20 करोड़ का टर्नओवर जाता है। यानी साल के अंदर लगभग 200 करोड़ का धंधा करता हूं। 200 करोड़ का टर्नओवर करता हूं। अब 200 करोड़ का टर्नओवर होगा तो इनकम तो आएगी ना भैया। ये नीचे दुकानदार है ना, इन दुकानों से पूछना ना, इन दुकान वालों ने दुकान किराए पे ली, लाइट पानी का बिल भरते हैं, 5-10 लाख का माल भरा, महीने के अंदर बिक्री कितनी है? कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख। ये सैकड़ों दुकानों की सेल मिला लोगे ना
तो भी जयनारायण की बिक्री अकेले की करता है। ना जयनारायण की दुकान है, ना फैक्ट्री है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना अकाउंटिंग करता है, ना हिसाब किताब रखता है, ना सैलरी लेता है। ये मेरी चलती फिरती दुकान है, आधी निकाल के रख दी, आधी मेरे पास है, निकाल के रखी है, वापस लेके जाऊंगा साहब।